नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। मेरे साथ प्रोफेसर हर्ष पंत और कल्पित ए मानकेकर जुड़े हैं। बात करेंगे हम अमेरिका में बदलती हुई सत्ता की। तो ओपिनियन पोल्स में लोगों ने बार बार बात कही कि उनको लगता है अमेरिका सही राह पर नहीं जा रहा जी। तो अगर उनको ऐसा लग रहा था तो वो बदलना चाहते थे स्टेटस को। चीन में इस नई ट्रंप सरकार को लेकर किस तरह की तैयारी या चिंता दिखाई देती है? ट्रंप का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अगर वो एंटी चाइना पॉलिसी लेते हैं। एशियन नाटो की पहल होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। मेरे साथ प्रोफेसर हर्ष पंत और कल्पित ए मानकेकर जुड़े हैं। बात करेंगे हम अमेरिका में बदलती हुई सत्ता की, वहाँ पर जो नए कैबिनेट की रूपरेखा सामने आ रही है उसकी, और उसका क्या असर दुनिया की राजनीति पर, सियासत पर, दो युद्ध जो अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं उन पर पड़ेगा, और इसके अलावा दूसरे देशों के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से बदलेंगे। इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी गोलमेज के इस एपिसोड में। शुरुआत करते हैं अमेरिका के साथ। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए तो एक बड़ी जीत थी ये, और उसके पहले ये लग रहा था कि कमला हैरिस के आने से पूरे कैंपेन में एक नई ऊर्जा आई है और हो सकता है कि कमला हैरिस जीते। लेकिन जो जीत थी वो बहुत ही शानदार जीत थी, और ऐसी जीत थी जिसे लगा कि कमला हैरिस की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। हर्ष, तो इसके कारण क्या आपको दिखते हैं? कमला हैरिस ने सारी सही बातें की। जो डेमोक्रेट खेमा रहा, वो चाहे हेल्थ हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे इमिग्रेंट्स की बात हो, वो बातें सब सही करता है, लेकिन लोगों के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। जी नगमा, डोनाल्ड ट्रंप की मुझे लगता है बड़ी अप्रत्याशित जीत रही, और जिस तरह से ये कल्पना की जा रही थी कि एक कांटे की टक्कर होगी, वो कांटे की टक्कर तो नहीं हुई। लेकिन और उसके हमने ये देखा कि तीनों ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो वाइट हाउस हो, सेनेट हो या कांग्रेस हो, तीनों ही रिपब्लिकन्स के पास चला गया। और इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप की जो एक अपनी पर्सनालिटी है, उनका जो कन्विक्शन रहा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट उसने रोल प्ले किया। लेकिन मुझे लगता है जो समस्या एक आ रही है अमेरिका में, वो हम पोलराइजेशन की बहुत समय से बात कर रहे हैं। पोलराइजेशन के अलावा इस बार जो हमने देखा कि एक बड़ी जो जनसंख्या है अमेरिका में, डेमोक्रेटिक पार्टी उस अमेरिका से बात करने में नाकाम हो रही है। उसके पास एक वोकैबुलरी और ग्रामर ही नहीं है कि वो उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझ पाए और उनको आर्टिकुलेट कर पाए। तो जिनका आपने जिक्र किया, जैसे इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन एक सिक्योरिटी के तौर पर लोगों को परेशान इशू करता रहा। उसके अलावा तो उसमें भी जब बाइडन आए थे, उन्होंने बड़ी बातें करी थी कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी देंगे, इतनी इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और कमला हैरिस को उसका एक बड़ा वो भी दिया गया था, जिम्मेदारी भी दी गई थी, जिसमें कि वो सफल नहीं रही। और उन्होंने वो अपने आप को कहीं पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से अलग नहीं दिखा पाई। तो जो एक आर्ग्यूमेंट था, जो ट्रम्प का आर्ग्यूमेंट था कि अगर अमेरिका बदलाव चाहता है तो मैं उस बदलाव को रिप्रेजेंट करूंगा। हालांकि वो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इस कारण उतना एक नई तरीके से अपने आप को इस बार प्रस्तुत करने में उनको भी तकलीफ हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कमला हैरिस को जितनी परेशानी हुई अपने आप को एक एजेंट ऑफ चेंज के तौर पर दिखाने में, उतनी परेशानी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हुई। और इसी के कारण अगर आप नंबर्स देखें तो ओपिनियन पोल्स में लोगों ने बार बार बात कही कि उनको लगता है अमेरिका सही राह पर नहीं जा रहा। तो अगर उनको ऐसा लग रहा था तो वो बदलना चाहते थे स्टेटस को। तो उसको बदलने में उनको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बातें वो कह रहे थे, जो कल्चरल इश्यूज, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को लोगों के वो अपनी तरह से व्यक्त कर रहे थे, वो कहीं पर ज़्यादा प्रभावी ढंग से अपना एक जो रोल है वो प्ले कर पाए। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति रहे, लेकिन वो पहले राष्ट्रपति रहे जिनके खिलाफ ये पूरी इम्पीचमेंट और उनकी सज़ाएं और वो तमाम चीज़ें हुई। बावजूद इसके हर्ष वो लौट कर आते हैं और इतनी शानदार जीत के साथ आते हैं। ये दिखता है कि जो वो कहते रहे कि उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है, कि लोगों में वो मैसेज नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ये इसलिए इस बार वो एक शेकअप, एक डिसरप्शन भी दिख रहा है उनकी कैबिनेट में, कि जिसे एक हिंदी में कहते हैं ना कि आप तमाम पूरे घर के बदल डालेंगे, कुछ इस तरह का वो काम करके दिखा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार तो वो जब आए थे उनको खुद ही पता नहीं था कि वो जीतेंगे, तो अचानक से जीत गए। उसके बाद उनको जो रिलाई करना पड़ा लोगों पर, वो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स थे ज़्यादातर। जी, इस बार वो मुझे लगता है मन बनाकर आए थे, काफ़ी तैयारी के साथ आए हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी स्टडीज़ करवाई हैं जिसका काफ़ी जिक्र भी हुआ मीडिया में। तो वो मुझे लगता है कि एक तरह से
इस बात को मान रहे हैं, और जो उनकी जीत है जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे कि सारी बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जीते, सारी डेमोग्राफीज़ में जीते, एक्सेप्ट ये कॉलेज गोइंग ग्रेजुएट्स को अगर आप हटा दें, उसके अलावा सारी ऐसी डेमोग्राफिक जो कंस्टिट्यूंसीज हैं उसमें उनको बढ़त मिली। तो कहीं पर उनको लग रहा है कि जो शेकअप या स्टेटस को हिलाने की बात करते रहे हैं, वो इस बार वो प्रभावी ढंग से ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे। और इसीलिए जिस तरह के लोगों के नाम आ रहे हैं सामने, चाहे वो उनके सलाहकार हों या जो कैबिनेट के मंत्री हों, हर जगह वो काफ़ी रैंडम लोगों को ला रहे हैं। तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस के ज़ार के तौर पर, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ, और हेल्थ में कैनेडी जूनियर और मेमेटोस को लाए हैं। तो सेक्टर्स में ऐसे लोग जो कि काफ़ी हद तक डिस्ट्रप्टर्स को अपनी तरह से भी रहे हैं अपने एरियाज़ में। और सबसे बड़ी बात जो है वो जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की वो बात कर रहे हैं, जिसमें एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को उन्होंने कहा है कि वो कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कैसे रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है इसके परिणाम तो हमको बाद में पता चलेंगे, लेकिन उनकी जो मंशा है वो ज़रूर दिख रही है कि वो चाहते हैं इस बार कि एक अच्छा शेकअप अमेरिकन जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में है वो हो, क्योंकि पिछली बार का उनका एक्सपीरियंस मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी से उतना अच्छा नहीं रहा। तो वो ये चाहते हैं कि उसको भी वो कार्यान्वित कर जी। तो वो पूरी तरह से इसको बिल्कुल कंप्लीट करना चाहते हैं कि कहीं पर कोई कसर नहीं रहे। और चुनावी कैंपेन के दौरान जिस तरह के उन पर हमले हुए, शायद वो एक सहानुभूति भी उनके साथ में रही है। और जो अलग अलग खेमों से, जैसा हर्ष बता रहे हैं कि अलग अलग खेमों से वो लोगों को ला रहे हैं, टेलीविज़न एंकर्स भी हैं इसमें, कहीं कोई डॉक्टर हैं, कहीं एलन मस्क जैसे लोग हैं जो बिल्कुल बाहर के लोग हैं, पर वो एक कॉमन फैक्टर है कि वो वफादार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। इसमें एक नाम कल्पित आता है मार्क रूबियो का, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक एंटी चाइना वॉइस हैं। तो ये जो नई कैबिनेट की रूपरेखा तैयार हो रही है उसके ऊपर आखिरी मुहर लगनी बाकी है, लेकिन ज़्यादातर एक चीज़ें साफ़ हैं। और मार्क रूबियो का जैसे नाम है, एंटी चाइना, एंटी ईरान वॉइस के तौर पे उन्हें देखा जाता है। तो चीन में इस नई ट्रंप सरकार को लेकर किस तरह की तैयारी या चिंता दिखाई देती है? देखिए नगमा, चीन ये ट्रांजिशन जो सत्तांतर है अमेरिका का, इसके लिए काफ़ी समय से प्रिपेयर कर रहा था। देखिए 1-2 साल पहले चाइना की जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन थी, उनका एक बयान आया कि चाइना शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनारियोज। अब जो चीन के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने इसका आकलन लगा दिया कि आगे जाके द ट्रेंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर द वर्ल्ड इज गोइंग टू सॉर्ट ऑफ हिट अ रॉक बॉटम, और चाइना शुड प्रिपेयर फॉर अ फेज ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। तो उस तरीके का बयान आया और चीन इसके लिए प्रिपेयर करने लगा। तो अभी हर सर ने बोला था कि अमेरिका में जो आउटलायर्स है उनको लाया गया। चीन ने भी यही सेम टेक्निक अपना दी है। 2022 में जो सत्तांतर चीन में हुआ, उसमें आप देखें कि ज़्यादातर लोगों को जो उच्च पद मिले हैं वो कहीं ना कहीं चीन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र से हैं। तो इस तरीके से चीन ये प्रिपेयर कर रहा है, एक तैयारी कर रहा है कि आगे के दिन काफ़ी कठिन हो सकते हैं। इसलिए आज भी देखिए, आज उनका एक बड़ा ये आया है कि दे विल ट्राई टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, दे विल ट्राई टू फैसिलिटेट बेटर वीज़ा फॉर बिजनेसमैन। तो एक तरीके के चाइना इज़ ट्राइंग टू कैलिब्रेट फॉर ट्रंप। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वर्स्ट केस सिनारियो के लिए वो तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए वर्स्ट केस सिनारियो क्या था? और दूसरे की जो इसके पहले बाइडेन प्रशासन था और अभी जब ट्रंप आते हैं और उनकी जो कैबिनेट रहेगी, उसमें आप क्या देखते हैं चीन की तरफ से कि उनको किस तरह की आशंकाएं रही हैं, और क्या पॉलिसीज़ में कोई कंटिन्यूएशन दिखेगा या कुछ बदलाव लगता है? देखिए नगमा, एक ज़माना था 1970s की हम बात करें तो अमेरिका वॉज एट द फोरफ्रंट ऑफ ब्रिंगिंग चाइना इनटू द फोल्ड, इनटू द ग्लोबल फोल्ड। और 30-40 सालों में एक धारणा हो गई थी कि शिमेरिका, चाइना अमेरिका, तो वो एक धारणा हो गई थी। अब इसमें ट्रंप आते हैं एज अ डिसरप्टर। तो ट्रंप ने
पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने बोला था कि ये शिमेरिका का जो कंसेप्ट है ये मुझे पसंद नहीं है, तो वी शुड गो इन फॉर डीकपलिंग. दैट इज कंप्लीटली ब्रेकिंग द लिंकेजेस विद चाइना. अब उसमें आप देखिए ट्रंप हारते हैं 2020 में और बाइडन राष्ट्रपति बनते हैं. बाइडन ने भी वही लिंक लिया है, तो चाइना की जो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बंदी लाई है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने जो सेंसिटिव सेक्टर्स है वो डिलिनेट करके चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को बाहर रखा जी. फिर आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट है जो उसके ऊपर भी बंदी लाई. तो ये कहीं ना कहीं दिस इज चाइना सीज दिस एज अ ट्रेंड, और चाइना भी इसके लिए रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि हाल ही के दिन में आप देखें कि चाइना हैज़ एक्सपैंडेड व्हाट इट कॉल्स एज द ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज, जो रेयर अर्थ्स है. तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक सिग्नल दिया है ट्रंप को कि हम ये भी एक्सपैंड कर सकते हैं और आपकी जो सप्लाई चेन है उसको हम क्षति पहुंचा सकते हैं. तो हर्ष, ये चीन अमेरिका का जो ट्रेड वॉर है वो पिछले रिजीम में भी रहा, और बल्कि पहले से वो कंटिन्यू आ रहा, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव चीन के क्षेत्र में नहीं देखा गया है अमेरिका को की तरफ से. तो अभी आप कैसे देखते हैं इसे? और दूसरी तरफ हमने देखा है कि चीन और भारत, जहाँ पे बहुत दिनों से गलवान के बाद से एक बात रुकी हुई थी, उसमें भी एक तेज़ी से बदलाव आ रहा है, और चीन की तरफ से काफ़ी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है चीज़ों को सुधारने में. तो इसको कहीं से कुछ जोड़कर देखा जा सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि देखिए चीन, जैसा कल्पित कह रहा था कि एक तरह से प्रिपेयर कर रहा था काफ़ी समय से अपने आप को, और मुझे लगता है कि कहीं पर ये अंदेशा तो ज़रूर था कि ट्रंप वापस आ सकते हैं जी. तो उसके बाद जो एक चीन का अप्रोच हमेशा से रहा है कि वो ये भी सोचते हैं कि अगर ट्रंप कोई डील करना चाहेंगे उनके साथ तो वो उसके लिए ओपन होंगे. तो जैसा कि अगर वो कुछ टैरिफ्स कम कर देंगे, अगर वो किसी तरह की ऐसी कोशिश दिखाएंगे कि जिससे कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो अमेरिका से उनका कम हो रहा है, तो वो कोशिशों से शायद वो ट्रंप को खुश कर पाएँ. लेकिन ट्रंप क्योंकि इतने एक एंटी चाइना पोस्चरिंग के बाद सरकार बना रहे हैं, और ट्रंप के जो दो बड़े उन्होंने अपने एडवाइज़र्स को कैबिनेट में रखा है, मार्को रूबियो और माइक वॉल्स को, वो दोनों ही बड़े चाइना हॉक्स के तौर पर उनको देखा जाता है. तो एक तरह से कैबिनेट जो है वो बड़ा एक उसमें एंटी चाइना पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो इसको हम दो तरह से देख सकते हैं. एक तो ये कि ट्रंप अपनी जो पॉलिसी है जो उन्होंने पहले चलाई, फिर बाइडन ने उसको आगे बढ़ाया जैसा कल्पित ने कहा, और उसके बाद अब वो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, उसमें और ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे. दूसरा ये भी देखा जा सकता है कि ये हो सकता है उनका एक, क्योंकि वो अपने आप को नेगोशिएटर मानते हैं, तो ये एक ओपनिंग पिच कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी चाइना पोस्चर के साथ आपके साथ बैठ रहे हैं, अब आप नेगोशिएट करके हमें बेस्ट पॉसिबल डील क्या दे सकते हैं. तो एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर शुरू में सख्ती दिखा रहे और फिर आगे बात होगी. हाँ, तो ये मुझे लगता है दोनों ही तरफ से इस बात का अंदेशा है कि अगर कोई डील होगी तो उसमें चाइना को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, और अमेरिका ट्रंप की तरफ से किस तरह से अपने आप को पोजीशन कर सकता है. और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत भी ये देखते हुए कि किस तरह से बदल रही थी सिचुएशन, भारत ने चीन के साथ एक जो बॉर्डर का अपना एक समस्या थी उसको सुलझाने की कोशिश करी, क्योंकि इसमें फिर अमेरिका का दखल अंदाजी उतनी भारत को नहीं चाहिए. तो अगर बायलैटरल भारत और चीन मिलकर एक ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जो दोनों के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो, वो भारत को ठीक लगता है इस समय के हिसाब से. हालांकि चीन क्या इस बात पर अड़ा रहेगा, क्या इस बात को रिस्पेक्ट करेगा जो उसने कमिट किया है, वो अभी भी भारत में डिस्ट्रस्ट बहुत हाई है चीन को लेकर, तो वो तो कहीं नहीं गया. लेकिन ये ज़रूर है कि आगे जो हम भारत और चीन के संबंध हैं, इसमें अमेरिका का रोल और ख़ासकर ट्रंप का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर वो एंटी चाइना पॉलिसी लेते हैं तो भारत के साथ उनको संबंध अपने अच्छे और बनाने पड़ेंगे. और इसीलिए आपको एक ऑप्टिमिज्म भी भारत में दिखता है कि ट्रंप के आने से चैलेंजेस तो हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी भारत के पास है कि वो अपने आप को किस तरह से एक ग्लोबल एक्टर और एक अमेरिका के पार्टनर के तौर पर प्रेजेंट कर पाएगा, और चीन के सामने एक क्रेडिबल पॉलिसी अल्टरनेटिव के तौर पर एक ऑप्टिमिज्म भी है, और एक यहाँ पे उत्साह भी है कि वहाँ पे ट्रंप की कैबिनेट में भारतीय मूल के भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो प्रो इंडिया देखे जाते हैं. मार्को रूबियो की ही बात करें आप, तो अभी चीन, जैसा हर्ष बता रहे थे कल्पित, कि चीन और भारत के रिश्तों में भी बड़ी तेज़ी से कुछ बदलाव आए हैं.
जो बात 2020 के बाद अटकी हुई थी और संबंध बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, वहाँ पर एक बदलाव देखा गया है। पर दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, उसके बाद G20 के मौके पे दोनों विदेश मंत्री मिलते हैं, अब वहाँ पर से थोड़ी बात आगे बढ़ती है और अब आप देखें कि रक्षा मंत्री भी मिले हैं। लेकिन वो जो अविश्वास रहता है चीन को लेकर वो यहाँ पर है, क्योंकि ज़मीनी हालात में बहुत बदलाव नहीं आया। जो हुआ है वो वही कि 2020 वाली स्थिति बॉर्डर में पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे लौटी है, पर और भी जितने भी सीमा की क्षेत्र हैं, चाहे सिक्किम की बात करें या दूसरे क्षेत्र, वहाँ पर स्थिति वही है। तो चीन की तरफ से इस समय जो एक अप्रोच देखा जा रहा है मामले को सुलझाने का, उसमें एक तेज़ी देखी जा रही है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए नगमा, पहले तो भारतीय सरकार ने ये बोला है कि उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि चीन ने ये आक्रमण क्यों किया। वाई डिड चाइना ट्राई टू चेंज द स्टेटस को, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक तो मतलब सीमा पे हमारी पेट्रोलिंग होती थी, उनकी होती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2002 में चाइना का कॉन्फिडेंस जो था वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि देखिए वुहान में उन्होंने जो पेंडेमिक था, जो कोविड-19 पेंडेमिक था, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तब उन्होंने देखा कि देखिए दुनिया जूझ रही है विद द पेंडेमिक, एंड उनको वही लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें ये बताना है कि एशिया का जो हेगेमॉन है ये हम हैं। बट समवेयर उनको उनकी जो प्लान्स थे उनको वो थोड़ा बिकॉज हमारी तरफ से भी प्रतिकार हुआ। अब देखिए 4 सालों तक ये डीप फ्रीज में चला गया जी। मगर 4 सालों में जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी सारी चेंज हो गई। आप देखिए ताइवान जो इतना छोटा है, वहाँ के राष्ट्रपति वो तो सीधा ट्रंप को वो तो सीधा शी जिनपिंग को ये कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि चाइना हैज़ नो राइट टू रिप्रेजेंट ताइवान। तो ये एक सिचुएशन है और चाइना इसे देखता है कि जो इंडिपेंडेंस माइंडेड ताकतें हैं ताइवान में, उनका काफ़ी सशक्तिकरण हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका है। तो ये हो रहा है। ऑल्सो आप देखिए जापान में जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बोला है कि देयर शुड बी एक एशियन नेटो की पहल होनी चाहिए जी। तो ये चाइना को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मे बी 2 फ्रंट वॉर इज अ लूजिंग प्रोपोजिशन। तो हम इंडिया से सॉर्ट ऑफ एक करार करके हम ये अभी पैसिफाई कर देते हैं, मगर नगमा खतरा टला नहीं है, क्योंकि देखिए 2017 में डोकलम का जो पुल आउट हुआ, उसके बाद 2002 में 3 साल बाद चाइना रिटर्न विद फुल फोर्स जी। 2020 में यस, तो या 2020 में 2020 में दे रिटर्न विद फुल फोर्स। तो कहीं ना कहीं वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड। तो ये लगातार खतरा बना ही हुआ है, वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड्स। लेकिन इस समय अच्छी बात यह है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंधों पर कहते हैं कि बर्फ़ जमी थी वो पिघली है। और अमेरिका के इसमें आप आगे कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन का भी बड़ा रोल रहेगा कि किस तरह से भारत और चीन के रिश्ते भी रहेंगे। वहाँ से हट के अगर मैं रशिया की तरफ जाऊँ तो रशिया यूक्रेन युद्ध जो है हर शब अब चरम पे है। ये तनाव 1000 दिन के युद्ध के बाद में कहीं मामला सुधरा नहीं है, बल्कि अब बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रही हैं। जब से अमेरिकी प्रशासन, मौजूदा प्रशासन, उसने इजाज़त दे दी मिसाइल के इस्तेमाल की, और उसके बाद रूस की तरफ से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज होना, अब रूस में पुतिन का ये बयान कि हम यूके पे भी हमला कर सकते हैं, यानी कि अपनी डिफेंस में वो मिसाइलें चला सकते हैं उन देशों के खिलाफ भी जो इस हमले में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति और गंभीर हो रही है। और आने वाला जो अमेरिकी प्रशासन है उसका इसमें क्या रोल रहेगा, अभी समय है उसमें। उसके पहले ये छूट एक तरह से दिख रही है वहाँ पर कि और तेज़ी आए, तो बड़ी चुनौती रहेगी ये ट्रंप के लिए जी। और मुझे लगता है कहीं पर ये ट्रंप फैक्टर भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से मेन रीज़न है जो एस्केलेशन इस समय हम देख रहे हैं, क्योंकि सभी जो एक्टर्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जब ट्रंप आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो इस युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। तो ट्रंप के लिए मुश्किल और बढ़ा है। और तो मुझे लगता है कि कहीं पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये परमिशन देकर कि डीप स्ट्राइक्स आप कर सकते हैं रशियन टेरिटरी में, यूक्रेन को परमिशन दे दी। दूसरा एंटी पर्सनल लैंड माइंस उनको दे दी
कि आप जो अभी जो कर सकते हो वो कर लो, जिससे कि आपकी सिचुएशन भी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए जब नेगोशिएशन शुरू होंगी, जिनको होना है। और दूसरी तरफ रूस को भी ये लग रहा है कि ट्रम्प आएंगे तो वो हमसे नेगोशिएट करने को कहेंगे, तो उससे पहले बैटलफील्ड स्ट्रेंथ जो भी हम अपनी स्ट्रांग करना चाहते हैं वो हम कर लें। तो दोनों ही साइड्स एक तरह से बैटलफील्ड को अपने फेवर में शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जब नेगोशिएशंस होंगी, जो बिल्कुल होंगी जब ट्रम्प आएंगे, तो उनके पास एडवांटेज हो। तो मुझे लगता है अभी एस्केलेशन और बढ़ने की पूरी संभावना होती है। पर यही देखा जा रहा था वहाँ पे जो गाज़ा और अब जो लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध, कहा जा रहा था कि जब तक अमेरिकी चुनाव नहीं होंगे, एस्केलेशन एक तरह से नेतन्याहू को छूट दे दी गई है कि अब आप और तेज़ी ला सकते हैं। तो वहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें बदलेंगी? देखिए, वहाँ पर भी मिक्स सिग्नल्स हैं अभी तो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोगों को कैबिनेट में लाया गया है जो काफ़ी प्रो इज़राइल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेतन्याहू को कहीं पर ये भी लग रहा होगा कि उनके पास अभी समय है। लेकिन जो बड़ा मैसेज ट्रम्प की तरफ से लगातार गया है वो ये कि मुझे दोनों ही युद्धों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, मैं चाहूँगा कि ख़त्म हो। तो अगर वो मैसेज है तो नेतन्याहू भी एस्केलेट करेंगे और वहाँ भी एस्केलेशन बढ़ने की संभावना हो जाती है जनवरी से पहले, ट्रम्प के आने से पहले, क्योंकि उसके बाद डी एस्केलेशन की संभावना बढ़ती ज़्यादा नज़र आ रही है। क्योंकि ट्रम्प के लिए पॉलिटिकली ये मैसेज और ये विक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी अगर वो दोनों लड़ाइयों को ख़त्म करवा पाते हैं, एक तरह से एक्टिव फेस को कम करवा पाते हैं, तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी एज ए लीडर, और दूसरा उनको जो स्पेस चाहिए पॉलिटिकल मैनूवरिंग की वो बढ़ जाती है। तो दोनों ही फ्रंट पे जो यहाँ पर युद्ध अभी छिड़े हुए हैं, वहाँ पर ट्रम्प के आने के बाद में उम्मीद है कि बातचीत होगी और नेगोशिएशंस होंगी और ये युद्ध में शायद कोई कमी देखी जाएगी, लेकिन उसके पहले दोनों जगहों पर युद्ध में तेज़ी भी देखी जा रही है। तो इंतज़ार ये है कि ट्रम्प प्रशासन जो है वो जब सत्ता में आएगा तो किस तरह से चीज़ें बदलेंगी, ये देखने का। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस गोलमेज़ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही।